जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में। दोस्तों, आज के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए संभावित हैं। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। पूरा पाषाण काल के हथनौरा स्थल से प्राप्त मानव खोपड़ी के जीवाश्म का संबंध किस प्रजाति से है? तो दोस्तों, ये चर्चा में था और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, होमो इरेक्टस। मैं आपको एक जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए, होमो इरेक्टस जब हम मानव के क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो जावा और पीकिंग मानव आते थे, लेकिन अब हथनौरा में भी एक एविडेंस मिला है होमो इरेक्टस मानव का, मतलब एक ऐसा मानव जो खड़ा होकर चलता था, खड़ा होकर अपना शिकार करता था। जावा और पीकिंग मानव दोस्तों, वो दोनों नरभक्षी हुआ करते थे, कलेक्टिवली यानी समूह में रहा करते थे, और जावा मानव ने ही आग की खोज की थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। यहीं पे होमो सैपियंस की बात करें दोस्तों, वर्तमान जो मानव है वो होमो सैपियंस कैटेगरी का है। नियंडरथल मानव दोस्तों, जर्मनी के नियंडर जो नदी है उसके तट पर इसके अवशेष मिले थे, और जो दफनाने की जो परंपरा है दोस्तों बहुत अच्छी इनमें पाई गई थी, और संस्कृत का विकास नियंडरथल मानव में देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें दोस्तों, ये रामापिथेकस के बाद जब हम जनरेशन की बात करते हैं, मानव के विकास के क्रम की बात करते हैं, तो उसमें पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। देखिए, एक एक प्रश्न में हम कम से कम 4 से 5 चीजें सीख लेते हैं, और जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा प्रश्न है, संगम युग के दौरान जो पुरुनानूरु, ठीक है, क्या है दोस्तों? पुरुनानूरु साहित्य मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। आपका राइट आंसर होगा वीरता और युद्ध से। ठीक है, तो वीरता और युद्ध से संबंधित है क्या? पुरुनानूरु साहित्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। चचनामा के अनुसार सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, दाहिर, उस समय दाहिर था, याद रखिएगा। और किसने अटैक किया था? तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, इसमें हमें जानकारी मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण पॉलिसी के बारे में। ठीक है, देखिए, सभी प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप होमगार्ड के लिए देख रहे हैं, अगर आप कांस्टेबल के लिए देख रहे हैं, अगर आप लेखपाल के लिए देख रहे हैं, सब में ये रामबाण सॉल्यूशन है। ठीक है, और देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाइक जरूर कर लिया कीजिए। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी भाई बहन हैं, लास्ट में अपने नाम के साथ इसको साझा करें। मैं देखता हूं 10 से 12 लोग ही साझा करते हैं, वीडियो कम से कम 2000-3000 लोग देखते हैं। ठीक है, तो कंजूसी मत कीजिए। हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग का लेवल क्या है? आप लोग को कैसे पता चलेगा कंपटीशन का लेवल क्या है? ठीक है, और जिस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, टफनेस वैसे ही हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, 18वीं शताब्दी में जो इजारा प्रणाली था, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये राजस्व वसूली का ठेका देना होता था इजारा प्रणाली में। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा झंडा कहां फहराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, स्टटगार्ट में। कहां पे दोस्तों? स्टटगार्ट में इन्होंने प्रथम तिरंगा झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है आपसे, देखिए क्या है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA शॉर्टली हम कहते हैं, की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, बाद में इसको सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो दोस्तों, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद के किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? तो दोस्तों, संसद को किस विषय पर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। ठीक है, अनुच्छेद 253 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, प्रोत्साहन और जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थोड़ा सा टफ लेवल का प्रश्न हो गया, कुछ प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, वीरप्पा मोइली। ठीक है, तो प्रोत्साहन और जवाबदेही के सिद्धांत पर आधारित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? दोस्तों, आपको पता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट
5 रेट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट से अधिक आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रेट जारी करता है। तो यहां पे बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाना। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 371 जे का संबंध किस विशेष क्षेत्र से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आजकल ये चर्चा में है। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न आपके सामने आया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र। ठीक है, तो अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विशेष क्षेत्र में इंक्लूड करने की बात करता है। अगला प्रश्न है आपसे, जो प्रत्यावर्ती मतदाता होते हैं, ठीक है, इनका अधिकार भारतीय संविधान के किस स्तर पर चर्चा में रहता है? तो दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, स्थानीय स्वशासन यानी नगर निकाय और पंचायत। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, जीवी के जो राव समिति है इसने पंचायतों के लिए क्या सिफारिश की थी? तो दोस्तों मतलब इसने क्या सिफारिश किया था? इसका राइट आंसर है दोस्तों, बिना जड़ की घास प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो इसने मतलब इस बात की सिफारिश की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, जैसे उसने विकेंद्रीकरण को ये बात कही थी, बिना जड़ की घास। ठीक है, अजंता की गुफाओं में जो मड़ासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा संख्या में मिलता है? तो दोस्तों ये अभी हाल फिलहाल यूपीएससी 2025 में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो दोस्तों आपके एग्जाम में लाजमी है। देखिए, जो बड़े स्तर के क्वेश्चन होते हैं वही छोटे स्तर वाले उठा उठा के रख लेते हैं कि क्वेश्चन का वेटेज भी रहेगा और उनके मतलब सम्मान के ऊपर प्रश्न भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गुफा संख्या 16। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखें आप, होयसलेश्वर मंदिर के बारे में है, किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेसा शैली। देखिए, जो नागा शैली है उत्तर भारत में फेमस है, जो द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत में फेमस है, वेसा शैली मध्य भारत कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों के एविडेंस, दोनों के मिश्रित रूप देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, अंबुबाची मेला के बारे में। दोस्तों ये किस मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कामाख्या मंदिर आसाम में। ठीक है, अगला प्रश्न, शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन पीठ कहां पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपसे मैं उम्मीद करता हूं जरूर आपको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पुरी। ठीक है, तो गोवर्धन पीठ आपको कहां पे देखने को मिलता है? पुरी में। पुरी कहां पे है आप मुझे बताएंगे, कई बार बता रखा हूं। ठीक है, इसलिए कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई थी? पहले नहीं थी, जोड़ी गई थी अमेंडमेंट करके। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में और इसको इंक्लूड किया गया था। अगला प्रश्न देखें क्या है, जो तमाशा है, तमाशा लोक रंगमंच की शैली किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से। तो दोस्तों आज का जो पेपर है ना मॉडरेट लेवल का है, बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अनुच्छेद 360 के बारे में प्रश्न है के तहत वित्तीय आपातकालीन की घोषणा को कितने समय के भीतर संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए? ठीक है, जैसे मान लीजिए वित्तीय आपातकाल घोषित हो गया, ठीक है, तो कितने समय के भीतर संसद की उसके लिए मंजूरी मिलनी चाहिए कि हाँ वित्तीय आपातकाल ठीक है? तो ऑप्शन बी 2 महीने। ठीक है, याद रखेंगे अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं टॉप अन्य 20 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। भारत के किस भू आकृतिक विभाग को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? ज्योग्राफी का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपसे 1-2 मिलेंगे अतरंगे। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, मिजोरम मिजो हिल्स को। ठीक है, तो भारत के किस भू आकृतिक विभाग को मोलेसिस बेसिन के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों मिजोरम मिजो हिल्स को। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोलेसिस बेसिन। अगला प्रश्न, डोलेराइट और बेसाल्ट चट्टानें मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो दोस्तों भारत के फिजिकल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दक्कन ट्रैप में। ठीक है, डोलेराइट और बेसाल्ट चट्टानें यहां पर मिलती हैं। बेसाल्टिक चट्टानें जब टूटती हैं तो दोस्तों रेगुर मिट्टी बनता है, आपको बता रखा हूं। भारत की जो बरही और मंदार है, ठीक है, ये जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। ठीक है, जो बरही और मंदार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए,
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात है के अनुसार जो एएस प्रकार की जलवायु है भारत में कहां पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट पर। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस झील का हिस्सा है? तो दोस्तों मणिपुर में लोकतक झील है, उसी में आपको केबुल लामजाओ देखने को मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। करेवा मृदा जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है कहां पर पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, झेलम घाटी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसी पे हम देखते हैं क्या उगाया जाता है, सैफरॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, केसर। ठीक है। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था जिसे 2005 में लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बता रखा है मैंने। ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए या फिर जो क्लाइमेटिक चेंज है उसको रोकने के लिए हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का 10% नियम है ये किसने प्रतिपादित किया था? ये भी कई बार प्रश्न बना है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है दोस्तों रॉमन लिंडमैन। ठीक है, तो इसको लिंडमैन थियरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, जो ब्लू कार्बन है, ठीक है, ब्लू कार्बन से क्या तात्पर्य है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनके द्वारा अवशोषित कार्बन को हम ब्लू कार्बन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है समुद्र भी क्या करता है दोस्तों, कार्बन को सिंक करता है, सोखता है। ठीक है, तो तटीय और समुद्री जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो जो कार्बन को अवशोषित करते हैं उनको हम ब्लू कार्बन कहते हैं। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड में। ठीक है। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है, 919। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात 919 था, मतलब 1000 बच्चों पे 919 बच्चियां थीं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, शहरीकरण के स्तर पर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन के आधार पर 2011 में भारत का सबसे नगरीकृत राज्य कौन सा था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। ठीक है, याद रखेंगे। और 62.2% यहाँ पे अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन निवास करती थी। ठीक है, अभी तो और बढ़ चुका है। अगला प्रश्न देखें क्या है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2010 में। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल इसका संबंध किस विषय से है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बायोसेफ्टी से, जैव सुरक्षा से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। देखिए मैंने अभी तक आपको बहुत सारे क्योटो प्रोटोकॉल बता रखा है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बता रखा है, उसके बाद दोस्तों आज आपने कार्टाजेना प्रोटोकॉल भी जान लिया। ठीक है, चलिए इसका संबंध किससे है? बायोसेफ्टी से। अगला प्रश्न देखें, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों बिश्नोई शब्द आते ही आपके जुबान पे काला हिरण आ जाता है और ये वन्य जीव संरक्षण हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है? तो दोस्तों मैं आपको हिंट देता हूं, जहां पे गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है, सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अब बताइए उल्टा हो गया यहाँ पे तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, श्रावस्ती में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या पूछा गया है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, बताएं। ऐसे प्रश्न आपसे बनते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन बी के साथ जाना होगा, नीलगिरी है। ठीक है, नीलगिरी आपको कहां पे देखने को मिलता है? बताएं उन 3 राज्यों का नाम जिनके ट्राइजेक्शन पे है, बताइए कमेंट करके। वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, समताप मंडल में। ओजोन लेयर के थिकनेस को डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। 16 सितंबर को मैं कई बार आपको बता रखा हूं कि ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न,
भारत का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों बताएं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जोधपुर में। क्या है? भारत का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कैजरी। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश की बात हो रही है, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों बताएं, जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या है दोस्तों? कार्यशील आयु वर्ग 1564 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जनसंख्या लाभांश। तो आप याद रखेंगे 1564, ठीक है, 1564 नहीं है, 15 से 64, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को इसमें हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से आपने 40 क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, इसका परिषद का अध्यक्ष कौन होता है और इसके निर्णयों के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है, और 3/4 बहुमत आवश्यक होता है, ठीक है, इसके निर्णय लेने के लिए। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, 2016 के विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? देखिए, जब पुलिस का एग्जाम हुआ था ना इसके पहले, उसमें भर भर के ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपसे उम्मीद है फिर से पूछे जाएंगे। उर्जित पटेल जी थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस निकाय द्वारा की जाती है और अंतिम रूप कौन देता है? तो दोस्तों दोनों प्रश्न एक ही में, यानी कि एक एक क्वेश्चन में आप 2 से 3 प्रश्न देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या करता है? सिफारिश करता है, और अंतिम रूप इसे कौन देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप एक ही साथ देख लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपसे, प्रभावी राजस्व घाटा जिसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, इसकी अवधारणा किस केंद्रीय बजट में पहली बार पेश की गई थी? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2011-12 में, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए, अगर सेंट्रल क्या करता है, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, जब बजट जारी करता है, तो अगर उसने स्टेट को कोई बजट एलोकेट किया है या फिर फंड दिया है, अगर उस बजट का, उस पैसे का कोई स्टेट अपने कैपिटल के निर्माण में, यानी कि कुछ ऐसे जगहों पे खर्च करता है जहां से इनकम निकल के आती है, ठीक है, तो ऐसे जो पैसे दिए जाते हैं इनको हम उस घाटे से निकाल देते हैं, ठीक है, तो प्रभावी राजस्व घाटा निकल के आता है। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो आप बस इतना ही याद रखिए, प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा 2011-12 में आई थी। देखिए, मैंने समझाने की कोशिश की है, टाइम का शॉर्टेज है, अगर आप चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स का भी मैराथन रिकॉर्ड कर दूंगा बहुत सरल शब्दों में। मैंने 3 मैराथन रिकॉर्ड किए, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों में मैंने सभी महत्वपूर्ण फैक्ट करा दिए, लेकिन उस पर मैंने देखा प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं है, बच्चों ने उसे पसंद ही नहीं किया, जबकि वो इतना, मतलब मैं बताऊं, इतना इनरिच्ड क्वालिटी का कंटेंट है। अगर एक बार आपने बैठ के 5 से 6 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, तो आपको ना क्वेश्चन में कहीं पे डाउट ही नहीं होगा। कोई सा भी एग्जाम दीजिए, उसमें मैंने सारे पीवाईक्यू कराए हैं, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, लेकिन नहीं, आपको चाहिए 22 घंटा 23 घंटा का मैराथन, तो कीजिए। अब यहां पे अगला प्रश्न देखिए क्या है, एगमार्क अधिनियम जो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1937 में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मैं प्रत्येक टेस्ट में इनका नाम आपसे पूछता हूं, ठीक है, और ये है हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है। तो नीली क्रांति के जो जनक हैं दोस्तों, हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन हैं, याद रखेंगे आज से। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, इसका मॉडल भारत के किस राज्य ने सबसे पहले व्यापक स्तर पर अपनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? मतलब एक इस प्रकार की फार्मिंग, इस प्रकार की खेती जिसमें बहुत कम नाम मात्र के पैसे का खर्च हो, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेरा को प्रतिस्थापित कर जो फेमा आया, एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया, किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2000 में, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये 1999 का कानून है और 2000 में लागू हुआ था, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपसे, भारत में जो गिफिन वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में मांग का नियम कैसा व्यवहार करता है? दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, मांग का नियम विफल हो जाता है और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। अब गिफिन गुड्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप 1 किलो चिकन लाते हैं 100 रुपए में, ठीक है, वहीं पे आप 1 किलो आलू लेके आते हैं 30 रुपए में, लेकिन वहीं पे अगर आलू का दाम 35 रुपया हो गया और संभावना है कि वो 40 होगा, तो लोग चिकन पे खर्च करने के बजाय जो वस्तु मतलब कम डिमांडेड थी, आलू जो रेगुलर डिमांड में है, उसका कीमत बढ़ा है तो उसको अधिक से अधिक खरीदना स्टार्ट कर देते हैं और उसी आलू को ही हम गिफिन गुड्स कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाया है, आप समझेंगे ऐसे ही। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए विशेष आहरण अधिकार, ठीक है, एसडीआर कहते हैं इसको, विशेष आहरण अधिकार को, इसका संबंध किस वैश्विक संस्था से है और इसे पेपर गोल्ड कहा जाता है? तो दोस्तों एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपने वैसे ही सीख लिया। अब ये किस संस्था से जुड़ा है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये एक तरह से करेंसी है। क्या? एसडीआर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत में हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए स्वर्ण क्रांति का काल, ठीक है, किसे माना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1991 से 2003 के बीच का जो समय काल है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए स्वर्ण युग। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों बताएं, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, एग्रीकल्चर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको देखने को मिलेगा, पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है आपसे एंजल टैक्स के बारे में, इसका संबंध मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों राइट आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टार्टअप निवेश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है, भारत में जो मिश्रित खेती होती है, मिक्स्ड फार्मिंग होती है, उसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना। ठीक है, अगला प्रश्न, जो लॉरेंज कर्व है और गिनी गुणांक है, अर्थव्यवस्था में क्या मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आय की असमानता। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व हुआ और गिनी गुणांक हुआ, इनका अर्थव्यवस्था में प्रयोग आय की असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मेजर करने के लिए किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन बना था दोस्तों पेट के एग्जाम में कि अगर किसी देश की गरीबी देखनी है या फिर कोई देश बहुत गरीब है तो उसके लिए निम्नलिखित में से क्या हो सकता है कारण? तो दोस्तों किसी भी देश में अगर इनइक्वालिटी होता है इनकम के मामले में, वो सबसे बड़ा कारण होता है उस देश के गरीब होने का। ठीक है, अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवरामन समिति के। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति के रिकमेंडेशन पे अनुशंसा पे की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिप्स के बारे में प्रश्न है दोस्तों और ट्रिम्स के बारे में। ये जो शब्द हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से? संगठन नहीं है, संगठन बोलते बोलते पता है क्या होता है, गला ना दुखने लगता है या फिर मतलब सूख जाता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का उच्चारण होने लगता है, तो आप खुद अपने स्तर पे इसे समझेंगे। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिए, तब तक के लिए बनिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब करके मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं। ठीक है और उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है, भारत में जो रबी की फसलें हैं उनकी बुआई का सही समय कौन सा है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं रबी की फसलें। ठीक है, और अब देखिए 1 महीने के बाद कटनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। देखिए जिस महीने में ना सबसे अधिक सूर्य की आवश्यकता होती है, उस समय काल में जो फसलों को देखेंगे वो रबी की फसलें होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है फिलिप्स कर्व के बारे में, तो फिलिप्स कर्व किन दो आर्थिक कारकों के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में ये विपरीत संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी,
प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं। जरूर बताइएगा, आपसे उम्मीद करता हूं मैं आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए एक सांस्कृतिक संग्रहालय और राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलरामपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अनुसार वर्ष 2026-27 तक कुल कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 22,000 मेगावाट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला महिला विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर में। ठीक है, तो याद रखेंगे महिला विश्वविद्यालय कहां पे निजी क्षेत्र के सहयोग से? गोरखपुर में। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, आपसे पूछा भी जाएगा। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में प्रश्न है, जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकूट में। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो काल्पी उत्पाद है, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हस्तशिल्प कागज के लिए यानी कि होम मेड पेपर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या है। मध्यकालीन इतिहास में उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये कौन सा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जौनपुर। ठीक है, याद रखिएगा। कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी के नाम से वर्तमान में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोनाकर और कजरी लोकगीत मुख्य रूप से गाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मिर्जापुर और वाराणसी में। क्या है दोस्तों? सोनाकर और कजरी लोकगीत मुख्य रूप से यहां पर गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, जीन थेरेपी में किस प्रकार के वाहक यानी वेक्टर्स का उपयोग आमतौर पर दोषपूर्ण जीन को बदलने के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, रेट्रोवायरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर दोषपूर्ण जीन को बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों रेट्रोवायरस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है। क्वांटम डॉट्स जिन्हें हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है मुख्य रूप से क्या है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नैनोमीटर आकार के अर्धचालक कण हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कण हैं। दोस्तों इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में है ना, उसको बड़ी आसानी से सोख लिया जाएगा। ठीक है, जो रेगिस्तान है वहां पे जल के बूंदों को अवशोषित करके सोख के बारिश कराया जाएगा। ठीक है, इसका बहुत ही महत्व है। मानव शरीर में जो पार्किंसंस रोग होता है, तो दोस्तों मस्तिष्क के किस रसायन की कमी के कारण ये होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों डोपामाइन, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जब डोपामाइन की कमी होती है तो दोस्तों कौन सा रोग होता है मानव शरीर में? पार्किंसंस रोग। ठीक है, याद रखिएगा। डोपामाइन बहुत अधिक रिलीज मत करवाइए वीडियो देख के या फिर किसी भी एक्टिविटी से। ठीक है, कमी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। डार्क मैटर की बात करें तो दोस्तों डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से का निर्माण करते हैं? ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, 95%। ठीक है, तो डार्क मैटर प्लस डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड के लगभग 95% हिस्से को कवर करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न क्या है। कंप्यूटर विज्ञान में जो फिशिंग शब्द है और जो विशिंग है उसके बीच मुख्य अंतर क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, ईमेल बनाम वॉइस कॉल आधारित धोखाधड़ी। ठीक है, तो इसमें ईमेल बनाम वॉइस कॉल आधारित धोखाधड़ी है। अब विशिंग किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये है किससे? वॉइस कॉल आधारित, और जो फिशिंग है ये ईमेल आधारित है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में प्रश्न है, में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ पूछा गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, स्वतः निष्पादित होने वाला डिजिटल समझौता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप इसको एक बारी करेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये शरीर में स्टेरॉइड की तरह कार्य करता है?
दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन डी। ठीक है, याद रखेंगे विटामिन डी हमें सूर्य की किरणें जब हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो इसका संश्लेषण होता है हमारी स्किन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। परमाणु रिएक्टर में भारी जल का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, आपको पता होना चाहिए। ये मॉडरेटर का काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, तो एक तरह से मैंडेटर या मॉडरेटर दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैंग्रोव की तरह दिखने वाले दलदली वनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बेत और दलदल। ठीक है, अगला प्रश्न, एजेंसिया क्या है दोस्तों? एजेंसिया प्रोक्सीमा हाल ही में समाचारों में था, ये किससे संबंधित है बताइए? दोस्तों ये संबंधित है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जासूसी से। क्या? एजेंसिया प्रोक्सीमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या पूछा गया आपसे। हाल ही में खोजा गया जो लिथियम है इसका भंडार उत्तर प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में बड़ी मात्रा में मिला है? तो दोस्तों ये मिला है कहां पे? जम्मू कश्मीर, रियासी में। ठीक है, क्रिस्पर कैस 9 ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्रिस्पर कैस 9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जीन एडिटिंग, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जीन संपादन में। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की इत्र राजधानी यानी कि परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और यहां इत्र पार्क विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, यह है कन्नौज। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। दोस्तों प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है का पहला क्षेत्रीय केंद्र रीजनल सेंटर भारत के किस शहर में खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है और इसकी जो सबसे लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ है? दोस्तों देखिए कितना डेप्थ और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 राज्य, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे लंबा सीमा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसको वीपो कहते हैं हम, ठीक है, का मुख्यालय कहां पर स्थित है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसी के द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन में आपको 3-3 फैक्ट मिल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, याद रखिएगा, और यही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र का गहरा विश्लेषण किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, सुनील खिलनानी। ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक द आइडिया ऑफ इंडिया किसकी है? सुनील खिलनानी का। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या है। थॉमस कप के बारे में प्रश्न है और उबर कप का। ठीक है, तो थॉमस कप और उबर कप का संबंध किस खेल से है और इनमें से कौन सा केवल पुरुषों के लिए है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन और थॉमस कप। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बैडमिंटन है और थॉमस कप का संबंध एक्चुअली पुरुषों से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, एबल पुरस्कार के बारे में प्रश्न है दोस्तों। ये किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है और इसे उस क्षेत्र का नोबेल भी माना जाता है? तो दोस्तों एबल पुरस्कार किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके गणित के क्षेत्र में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और इसे गणित की दुनिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मैथमेटिक्स में दिया जाता है एबल पुरस्कार। ठीक है, तो आपका कौन सा दोस्त एबल था गणित में? ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। सार्क का जो सचिवालय है कहां पर स्थित है और इसका नवीनतम 8वां सदस्य देश कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, काठमांडू। और दोस्तों जो नवीनतम देश है जो इसका सदस्य है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, तो सार्क का सचिवालय आपको काठमांडू नेपाल में देखने को मिलता है। कई बार प्रश्न बनता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें क्या है। जो बाईचुंग भूटिया है इस नाम से, ठीक है, के नाम पर किस राज्य में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है?
जो उनके गृह राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। ठीक है, तो याद रखेंगे। और कहाँ पे? सिक्किम, नामची में। तो बाईचुंग भूटिया के नाम पर किस राज्य में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो दोस्तों सिक्किम में, और सिक्किम में नामची में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अरुंधति राय। 1997 की पुस्तक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और पीसीएस 2023 में ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। श्रीलंका के सबसे लंबे नदी की बात हो रही है, ये कौन सी है जो अक्सर परीक्षाओं में पड़ोसी देशों के भूगोल के संदर्भ में पूछी जाती है? तो दोस्तों अब ये इंटरेस्टिंग हो गया। ठीक है, ये है महावेली गंगा, और इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। चलिए अब 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हर एक टेस्ट में आपको 10 करंट अफेयर इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर ही आपको सबसे आगे रखेगा। ठीक है, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चन है वो सभी लोग कर लेंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो करंट अफेयर है दोस्तों यही कहीं ना कहीं लोगों को सिलेक्शन से बाहर करेगा जिनकी पकड़ करंट अफेयर पे नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं उनके ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 आपका क्या है? करंट अफेयर है। हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल के बारे में प्रश्न है कि पहली कमिश्नर महिला अधीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार बने हैं। राइट आंसर है सबा साल। ठीक है, तो हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कमिश्नर महिला अधीक्षक सबा साल बनी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, जलदाह संस्कार, वाटर क्रीमेशन है दोस्तों। ये जलदाह एक होता है क्या? फायर क्रीमेशन, और ये है वाटर क्रीमेशन। ठीक है, को वैध करने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में कई देश आते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत के किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के पहले डार्क स्काई पार्क के शुभारंभ की घोषणा की है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। ठीक है, तो भारत के किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु की सरकार ने अपने राज्य के पहले डार्क स्काई पार्क की, ठीक है, शुभारंभ कर दी है। अगला प्रश्न, इंडियन बाइसन फेस्ट की बात हो रही है, तो दोस्तों दूसरे संस्करण का आयोजन किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इसका किया जाएगा? तो इंडियन बाइसन फेस्ट की बात हो रही है। अब बाइसन एक प्रकार का जानवर होता है, आपको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए बोलते बोलते गला सूख गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखते हैं। ठीक है, और देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। ठीक है, क्या ही वेट कराऊं आपसे। वर्ष 2026 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मृतक अंगदान में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर लेना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, तमिलनाडु। ठीक है, तो अंगदान बहुत अच्छा दान है। जैसे शरीर नहीं रहेगा तो आपके शरीर का कोई अंग दूसरे के शरीर में काम आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इचिनस गीजर है। ठीक है, तो इचिनस गीजर जो हाल ही में 6 वर्षों के अंतराल के बाद सक्रिय हुआ है, क्या? इचिनस गीजर, ये किस देश के नेशनल पार्क में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, येलोस्टोन। ठीक है, क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में। अब ये क्या है दोस्तों? इचिनस गीजर होता क्या है, धरती से मतलब गर्म पानी फवारे के रूप में बाहर निकलती है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने हाल ही में नारी अदालत योजना का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों बताएं, ये पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है और नारी अदालत की बात हो रही है, तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये त्रिपुरा है। ठीक है, अब त्रिपुरा राज्य में दोस्तों आप देखने को पाएंगे नारी अदालत लगेंगी, क्योंकि ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वहां पे लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है। दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश के केंद्रीय बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों सॉवरेन यानी कि संप्रभुत्व फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो दोस्तों किस देश के केंद्रीय बैंक ने लॉन्च किया है? 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेगा, याद रखना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। गुंज 2026
युवा महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों गुंज 2026 की बात है, आप याद रखेंगे कहाँ पे गूंजेगा ये, जम्मू विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो गुंज जम्मू, ठीक है, याद रख लेंगे, थोड़ा सा कोरिलेट हो रहा है। अगला प्रश्न है क्या, हाल ही में किस देश की गुफा में 67,800 वर्ष पुराने हाथ स्टेंसिल चित्र, ठीक है, हाथ से बने स्टेंसिल चित्र मिले हैं, जो दुनिया की सबसे प्राचीन रॉक आर्ट मानी जा रही है? तो दोस्तों 67,800 वर्ष पुराना है, समझ रहे हो। हम लोग मतलब एक तरह से देखते हैं मानव का जो सही में विकास क्रम है, सही असली वाला विकास क्रम, वो हम कब काउंट करते हैं? वो हम कहीं ना कहीं मेसोलिथिक पीरियड से काउंट करते हैं, राइट। लेकिन ये समय काल 67,800 वर्ष पुराने की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं आज के टेस्ट में, और 100 क्वेश्चन के साथ साथ लगभग हमने 200 प्रश्न भी देख लिए हैं। और अब मैं आपसे कहूँगा, अगर वीडियो सच में आपको पसंद आता है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगता है और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी आपके कितने सही हुए हैं अपने नाम के साथ इसको साझा जरूर करें, ठीक है। अब मिलेंगे हम अगले टेस्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।